अजय, ये जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्पेस है, एंड वी रियली डोंट नो इस समय कि डॉलर इंडेक्स मूव कैसे करेगा, लेकिन वी हैव सीन रिएक्शन ऑन राइस के कुछ एक स्टॉक्स में, लेदर के कुछ एक स्टॉक्स में, स्पेशली दोस्त जिनका एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन क्योंकि पहले थोड़ी करेक्ट हुई थी 8 नवंबर के बाद, इस समय आपका व्यू क्या है इन स्टॉक्स पर? सर अनफॉर्चुनेटली ये दोनों जो आपने क्षेत्र कहे, लेदर एंड राइस एक्सपोर्टर्स, वी डोंट ट्रैक देम एंड हेंस इट विल बी इनअप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट ऑन देम विदाउट स्टडीइंग। शर्मा जी, आप ट्रैक करते हैं क्या इनमें कुछ? जी नहीं मीर, ये सेक्टर ट्रैक नहीं करते हैं। पर मेरे ख्याल से इस वक्त इनको थोड़ा सा जब निफ्टी के अंदर ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 3 महीने के हाई से 30% गिर चुके हैं, तो वहाँ पे नज़र दौड़ानी चाहिए। और ये जो स्टॉक्स हैं दूसरे, ये इन पे बाद में, या अगर आपके पास कोई रिसर्च हो तो आप इनको बाकायदा देख सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई रिसर्च इन स्टॉक्स पे नहीं है। जी मिस्टर बोडके, आईटी सेक्टर में भी आपकी प्रेफरेंसेस जानना चाहेंगे। रुपए की हाल की कमजोरी के बाद काफ़ी बातचीत हुई है इस सेक्टर की। हालांकि कल हम एक आईटी एक्सपर्ट से भी बातचीत कर रहे थे जिनका मानना था कि इस रुपी डेप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। और आईटी कंपनीज का भी ये मानना है कि वॉल्टिलिटी से बेटर है एक स्टेबल रुपी रहे। आपकी कुछ प्रेफरेंसेस हैं यहाँ पर, कीपिंग इन माइंड कि वैल्यूएशन वाइज बहुत सारे स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं। इन्फोसिस 52 वीक लोज के नज़दीक ट्रेड कर रहा है, 50% अपने रीसेंट हाई से करेक्ट हो चुका है। चॉइसेस हैं यहाँ पर आपकी कुछ? बिल्कुल, आई थिंक आईटी आज भी मिक्स्ड पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। 2 कारण हैं। अगर आप पॉजिटिव कारण देखेंगे तो जो यूएस स्टॉक मार्केट्स में उछाल आया है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में आई है बिकॉज ऑफ स्टीपनिंग यील्ड कर्व। एंड सेकेंडली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काफ़ी के स्टॉक्स जो इंडस्ट्रियल्स कहते हैं और मटेरियल्स, इन दोनों में काफ़ी उछाल आया है। अगर आप आईटी आउटसोर्सिंग, इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग वर्टिकल्स देखेंगे जहाँ से बिजनेस यूएस से आता है, सबसे बड़ा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो अगर इन कंपनीज में अच्छा परफॉर्मेंस आता है यूएस में, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग पे आ सकता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का पहला वीडियो जो उन्होंने रिलीज किया है उसमें से 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है कि जो स्किल्ड लेबर का अलेज्ड मिसयूज है उसको वो प्लग इन करना चाहते हैं। इसका बेसिकली डायरेक्टली इम्पैक्ट H1B वीज़ा प्रोग्राम है उस पर आएगा। और उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल का नाम मिस्टर सेशंस का अनाउंस किया है, उनका इसके बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है इन टर्म्स ऑफ alleged misuse of H1B provisions. That's why one has to wait and see once the swearing in happens and in the first 100 days the policy enunciation happens by the new administration, इस पर्टिकुलर स्किल्ड इमिग्रेशन के बारे में उनका रवैया क्या होता है। तो that's why this is an overhang and that's why I am not so positive on immediate terms. I will wait it out. But जैसे आपने कहा है, valuations have become quite attractive. तो इसलिए जो इन्फोसिस जैसे स्टॉक है या हेक्सावेयर, ये 2 स्टॉक्स में अगर आप को कोई एलोकेशन करना है आईटी में तो आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 260 रुपीज इन द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव फॉर हेक्सावेयर, and in case of Infosys we have a target price of around 1200 rupees with a medium term perspective, which is 15 to 18 month perspective. बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं निफ्टी को। ये करीब 55 पॉइंट ऊपर है। अच्छी चीज़ ये है कि ये अपने जो गेन्स हैं उसे कुछ हद तक स्ट्रेंथन कर रहा है। आधे % से ज़्यादा का मूव है। और टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इन्फोसिस, गेल, जी एंटरटेनमेंट, एशियन पेंट्स, BHEL, इन काउंटर्स पर अच्छा मूव देखने को मिला है। शर्मा जी, ये जो मेटल स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस है, इसे आप सस्टेनेबल मान रहे हैं क्या? बिकॉज 8 नवंबर से लेकर अब तक, या फिर इस सीरीज़ के बेनिफिशियरीज में सबसे आगे अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स ही रहे हैं। जी इसकी जो सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंड ये करेगा कि अमेरिका से किस हद तक डिमांड निकल कर आती है। अभी तो एंटिसिपेशन में मार्केट बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट और उन्हीं की प्रेसिडेंट की ही पार्टी का कांग्रेस में बहुमत है और वहीं पे सेनेट में बहुमत है, तो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से अगर ये कदम उठाए गए जो बाजार के अनुपात से बेहतर है तो यहाँ पे तेज़ी और जारी रहेगी। फिलहाल ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, प्रॉफिटिंग आ सकती है, लेकिन ये ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस दे सकता है
पर ये पॉलिसी आने के बाद मालूम पड़ेगा कितनी परफॉर्मेंस देगा। तो कोई वजह नहीं इस वक्त इस सेक्टर से निकलने की। प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडिंग वाइज हमेशा की जा सकती है। और आईटी जिसका आप जिक्र कर रहे थे दूसरे इकोनॉमिस्ट से, तो आईटी मैं समझता हूँ कि स्टॉक बिल्कुल सेक्टर मर चुका है। ये 9% 10% का ग्रोथ रेट दिखाना इनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। और ऐसे वक्त में जो रुपए का जो अवमूल्यन है वो भी रुक जाएगा, उसके बाद में कहाँ जाएंगे। तो अनलेस ये अपने कैश का अच्छा यूज़ करते हैं, कोई ऐसी कंपनी एक्वायर करते हैं जहाँ पे बिजनेस उनका ज़बरदस्त बढ़ता हो, तो अलग बात है। फिलहाल मेरे ख्याल से एक आम इन्वेस्टर को इनके इस पोर्टफोलियो को नहीं देखना चाहिए और वो इनसे दूर रहे तो बेहतर है। बेहतर आपको रिटर्न बैंकिंग स्टॉक्स में इससे काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे आईटी के मुकाबले। जी, हालांकि आज के सेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट अगर कोई इंडेक्स कर रहा है तो वो है आईटी इंडेक्स। 2% ज़्यादा का सर्ज निफ्टी आईटी में देखा जा रहा है। और स्टॉक्स को देखेंगे तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स हैं। मिस्टर बोडके, अगर अभी नई पोर्टफोलियो बिल्डअप करना हो किसी को तो आइडल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या ये समय है कि लार्ज कैप्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाए, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, कीपिंग इन माइंड जो रिस्क इन्वॉल्व है? और दूसरा, प्रेफरेंस किन सेक्टर्स को अभी आप देने की सलाह देंगे? पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट में रफली 60 to 70% एलोकेशन मैं आज के इसमें लार्ज कैप्स में करूंगा और जो उर्वरित 30 से 40% एलोकेशन है वो क्वालिटी मिड कैप्स में करूंगा। लार्ज कैप्स में अगर हमने सेक्टर्स देखने हैं तो बैंकिंग क्षेत्र का सबसे ज़्यादा उसमें एलोकेशन हो सकता है और वहाँ पे जो घटौती हुई है इस करेक्शन में अच्छे फ्रेंचाइजेज जो इंडसइंड बैंक है या यस बैंक है और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों में हम निवेश मीडियम टर्म से कर सकते हैं। एनबीएफसी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, स्पेशली दोज एनबीएफसी जिनका कैश डिसबर्सल और कैश कलेक्शन और कलेक्शंस दोनों कैश में है, तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट होने के कारण और उनके वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई हो गए थे, इसलिए उसमें जो एक कटौती हुई है वो स्ट्रक्चरली आई थिंक डी रेटिंग हुआ है एनबीएफसीज का एंड मनी विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स द बैंक्स बिकॉज उनका कासा से भी फायदा होगा बैंक्स का और उनका जो बॉन्ड बुक है इन्वेस्टमेंट बुक उसमें भी एज द यील्ड्स आर कमिंग डाउन उनको फायदा होगा। दूसरा एलोकेशन हम देख सकते हैं फार्माज में, जैसे मैंने कहा था कि फार्मा कंपनीज में एक ग्लोबली ओवरहैंग था, एक डर था कि अगर हिलरी क्लिंटन आ गई प्रेसिडेंट में तो जो अलेज्ड प्राइस स्टीप इंक्रीजेस हैं उनमें वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ला सकती है, लेकिन नाउ ट्रंप इज़ अ फ्री मार्केटर और इसलिए हमने एक रिलीफ रैली देखी है ग्लोबली फार्मा में। और इंडिया में भी हमने देखा है कि यूएस एफडीए के जो अप्रूवल्स है वो काफ़ी क्विकन हो गए हैं और जो कंपनीज में जो रेमिडियल मेजर्स उन्हें कहा था यूएस एफडीए ने अलग अलग प्लांट्स में, वहाँ पे भी कंपनीज रेमिडियल मेजर्स ले रही है और क्लियरेंसेस अगले कुछ महीनों में आते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक अच्छा बुके करना है फार्मा में तो कंपनीज लाइक ऑरोबिंदो फार्मा एंड ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क स्पेशली इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम लॉन्च ऑफ जेटिया 12 नवंबर को हो रहा है विच इज़ अ $2 billion पर एनम ड्रग इन अमेरिका वैर उनको एक्सक्लूसिविटी मिली है। दे आर गोइंग टू सेल अलॉन्ग विद पार फार्मा इन अमेरिका और इससे इनको $120 to $150 million का बॉटम लाइन आने की अपेक्षा है विच दे विल बी यूजिंग टू रीसाइज द बैलेंस शीट टू रीपे डेट। तीसरा कंपनी ऑन डिप्स हमको देखना चाहिए जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। चलिए अजय, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे, अब आप कोई 2 स्टॉक बता ही दीजिए जहां पर निवेशक इस समय खरीदारी कर सकते हैं। सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पर डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो एक बैंक है आरबीएल बैंक जिसका मैंने जिक्र किया, उसको आप ये मान के कोई इस वक्त आपको लेने की जरूरत हो तो 1/3 जैसा लीजिए। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले बहुत तेजी से करीब बड़े दिग्गजों के भी दुगनी गति से ग्रो कर रहा है। एनपीएस फिलहाल कंट्रोल में है, आगे हो सकता आ जाए, लेकिन जो ग्रोथ है वो उसको कवर कर सकती है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न आरबीएल बैंक में मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, फार्मा जो अभी बता रहे थे दूसरे एनालिस्ट की बहुत अच्छी ये ग्रोथ है, बता दें कि जो ओबामा केयर जाने वाला है उसको सपोर्ट नहीं करते तो सस्ती दवाइयाँ जो भारत से जाती थी उनके ऊपर रोक लग जाएगी और महंगा तो ठीक है पर वही महंगे प्रोडक्ट जो आप इंटरनेशनली कम्पिटिटिव थे वही जा सकते हैं। तो उस दृष्टि से जो एक आम तौर पर
हम प्रोडक्ट का जो हमने बहुत तेज़ी से गति देखी थी बाहर एक्सपोर्ट करते हुए, उसके ऊपर रोक लग सकती है। तो ये मिस्टर ट्रंप उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं ट्रंप के लिए जितना बाजार समझता था हिलरी को। जी, शुक्रिया शर्मा साहब बातचीत करने के लिए और अपने व्यू शेयर करने के लिए। इंडेक्स को देखें तो निफ्टी करीब 60 पॉइंट से ज़्यादा के गेंस लेकर 8026 के लेवल्स पर ट्रेड करा। दिन के ऊपरी स्तरों पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में आईटी स्पेस की ओर से आया है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा दोनों स्टॉक्स मोर देन 3% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेटल्स और प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखी जा रही है। तो इक्विटीज़ की अच्छी शुरुआत हुई है।